प्लांट एनाटॉमी का नेक्स्ट लेक्चर है रूट एपिकल मेरिस्टेम, या इसको हिंदी में बोलते हैं मूल शीर्षस्थ विभज्योतक। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या इसके संगठन के बारे में कौन कौन सी थ्योरीज दी गई हैं या वाद दिए गए हैं वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मूल शीर्षस्थ विभज्योतक या रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट्स ने या वैज्ञानिकों ने कई वाद या थ्योरीज जो हैं वो प्रस्तुत की हैं कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है वो किस प्रकार का होता है, या रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है उसकी संरचना या स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये जो थ्योरीज़ या वाद हैं ये कौन कौन सी हैं, अभी टोटल 4 थ्योरीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहली है शीर्षस्थ कोशिकावाद, या इसको बोल देते हैं एपिकल सेल थ्योरी। दूसरी है हिस्टोजनवाद, या इसको बोलते हैं हिस्टोजन थ्योरी। तीसरी है कॉर्पर कैपे वाद, या इसको इंग्लिश में कॉर्पर कैपे थ्योरी भी बोल देते हैं। और चौथी है क्विसेंट प्रकृतिवाद, या इसको क्विसेंट नेचर कंसेप्ट भी बोल देते हैं। तो इनको एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शीर्षस्थ कोशिकावाद या एपिकल सेल थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, नेगली के द्वारा। 1845 के अंदर 1845 के अंदर यह वाद या थ्योरी जो थी वो दी गई थी। अब ये जो वाद या थ्योरी है वो क्या कहती है, ये कहती है कि जो मूल के ऊपर या रूट के एपेक्स पर जो शीर्षस्थ विभज्योतक होता है या एपिकल मेरिस्टेम होता है वो केवल और केवल एक ही सेल या एक ही कोशिका का बना होता है। और ये जो कोशिका या सेल होती है ये कैसी होती है भाई, टेट्राहेड्रल शेप्ड होती है, यानी चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, इसकी जो आकृति है। अब यह जो कोशिका है, ये जो सेल है वो नीचे की ओर कहता है कि एक सेल डिवीज़न करती है या एक कोशिका विभाजन करती है ना। तो एक काट के द्वारा या कट के द्वारा मूल गोप का निर्माण करती है। मूल गोप या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं रूट कैप का फॉर्मेशन करती है। अब मूल गोप या रूट कैप जो है वो क्या करता है भाई, जो प्राइमरी रूट होती है या रूट एपेक्स जो होता है ना, जो मूल शिखाग्र होता है वहाँ पे क्या होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, यानी मूल शीर्षस्थ विभज्योतक होता है। तो जब रूट जो है वो सॉइल के अंदर एंटर करती है, प्रवेश करती है और ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स का जो फ्रिक्शन है या घर्षण है वो इस रूट एपिकल मेरिस्टेम को नष्ट कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसकी सुरक्षा के लिए या इसको नष्ट होने से बचाने के लिए रूट एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर या एक हम लोग टोपी नुमा संरचना कह सकते हैं वो उपस्थित होती है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मूल गोप या रूट कैप बोल देते हैं। तो यही रूट कैप जो है वो रूट एपिकल मेरिस्टेम को या मूल शीर्षस्थ विभज्योतक को नष्ट होने से बचाती है। आपने देखा होगा कि प्लांट्स का जो रूट सिस्टम होता है वो स्टोन को भी ब्रेक कर देता है, यानी जो पत्थर होता है उसके अंदर से भी रूट सिस्टम जो है वो गुजर सकता है। किस वजह से, सिर्फ इस रूट कैप या मूल गोप की वजह से। तो इसको हम लोग देखते हैं अभी आगे। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर ये रैम यहाँ पे शो किया हुआ है। रैम का मतलब क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पर एक आपको एपिकल सेल या शीर्षस्थ कोशिका दिख रही होगी। इस कोशिका की शेप क्या है भी, चतुष्फलकीय है, या इसको बोल देते हैं टेट्राहेड्रल शेप्ड। तो ये इस तरह से विभाजन करती है ऊपर की ओर, और जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है इसकी ग्रोथ होती है या रूट की ग्रोथ होती है। ठीक है, मूल जो है वो वृद्धि करती है। अगर हम इस एपिकल सेल को या शीर्षस्थ कोशिका को ऊपर से देखें तो हमें 3 कटिंग फेसेस यहाँ पे दिखाई देंगी। इसका मतलब ये 3 अलग अलग साइड से सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन करती है। ठीक है, एक साइड तो ये हो गई, दूसरी साइड ये है और तीसरी साइड ये है। तो इस प्रकार से 3 अलग अलग कटिंग फेजेस हैं जहाँ से सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन होता है, और जो रूट है या मूल है वो क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो ये इसका लोअर व्यू है, नीचे का जो इसका दृश्य है या व्यू है। एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऐसी जो एपिकल सेल या शीर्षस्थ कोशिका होती है वो केवल और केवल किस में पाई जाती है, टेरिडोफाइट्स में ही पाई जाती है, यानी फर्न्स में ही पाई जाती है। और इसलिए हम लोग इस वाद को या इस थ्योरी को केवल टेरिडोफाइट्स पर ही लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये केवल टेरिडोफाइट्स पर ही लागू होती है।
तो किसी और प्लांट ग्रुप के ऊपर या पादप समूह के ऊपर हम लोग इस थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद दूसरी थ्योरी या वाद आता है हिस्टोजनवाद, या इसको हिस्टोजन थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? हैंस्टीन के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 1868 के अंदर, यानी 1868 में इसको प्रस्तुत किया गया था। अब ये जो थ्योरी या वाद है, ये क्या कहता है कि जो मूल होती है या रूट होती है, उसके अंदर जो शीर्षस्थ विभज्योतक होता है, यानी जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, वो 4 लेयर्स के अंदर डिफरेंशिएटेड रहता है, 4 परतों में विभेदित रहता है। ठीक है, और इन परतों को एक विशेष नाम दिया जाता है, और वो क्या है? हिस्टोजन परतें, या इसको हिस्टोजन लेयर्स भी बोल देते हैं इंग्लिश में। अब ये जो चारों की चारों लेयर्स होती हैं या परतें होती हैं, इनका फ्यूचर या फेट, या हम कह सकते हैं भविष्य जो है, वो पहले से ही डिसाइडेड होता है या निर्धारित होता है। ठीक है, किस प्रकार से निर्धारित है ये हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये 4 जो परतें हैं या 4 जो लेयर्स हैं, ये कौन कौन सी हैं, इनके नाम हम लोग देख लेते हैं। सबसे बाहर की तरफ ये कहता है कि एक लेयर होती है जिसका नाम है कैलिप्ट्रोजन। कैलिप्ट्रोजन के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो केवल और केवल अपनत्व विभाजन प्रदर्शित करती हैं, यानी कि केवल और केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन शो करेंगी। जिससे होगा क्या? अभी एक ही लेयर के अंदर जो कोशिकाओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन जो लेयर है वो एक ही रहेगी। लेयर्स की संख्या या परतों की संख्या जो है वो नहीं बढ़ती है। तो इसका फ्यूचर या इसका जो भविष्य है वो क्या है? मूल गोप का निर्माण करना, यानी कि रूट कैप का जो निर्माण है वो किससे होता है? कैलिप्ट्रोजन से होता है। ठीक है, और जो रूट कैप या मूल गोप है, इसको कैलिप्ट्रा भी कहा जाता है। तो कैलिप्ट्रा और रूट कैप या मूल गोप जो है वो एक ही बात है। ठीक है, दूसरी लेयर जो है डर्मेटोजन, ये कैलिप्ट्रोजन के ठीक नीचे की तरफ उपस्थित होती है। डर्मेटोजन के अंदर जो सेल्स या कोशिकाएं होती हैं वो केवल अपनत्व विभाजन प्रदर्शित करती हैं, यानी केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन शो करेंगी। इसका मतलब क्या होगा? एक ही लेयर के अंदर या परत के अंदर कोशिकाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन परत एक ही रहेगी, उसकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी। अब इसका फ्यूचर या भविष्य क्या होता है? अभी ये अधिचरम का निर्माण करती है, यानी कि एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद तीसरी लेयर है पेरिब्लैम। तो पेरिब्लैम जो है ये डर्मेटोजन के ठीक नीचे की तरफ उपस्थित लेयर या परत होती है। इसके अंदर जो कोशिकाएं या सेल्स होती हैं वो 2 तरह के विभाजन या सेल डिवीजन शो करती हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अपनत और दूसरा होता है परिणत, यानी एंटीक्लाइनल व पेरिक्लाइनल दोनों प्रकार के सेल डिवीजन्स ये शो करते हैं। इससे होगा क्या? अभी एक लेयर के अंदर या एक परत के अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। दूसरा परिणत विभाजन या पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहे हैं, तो इसका मतलब परतों की संख्या या लेयर्स का जो नंबर है वो भी लगातार बढ़ता जाता है। अब पेरिब्लैम का फ्यूचर क्या है? अभी भविष्य क्या है? ये आगे चलकर भरण उत्तक यानी कि ग्राउंड टिश्यू का निर्माण करती है, जिसके अंदर कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस वगैरह जो है ये आ जाते हैं, हाइपोडर्मिस वगैरह भी इसी में आते हैं भरण उत्तक के अंदर। उसके बाद 4th जो लेयर या परत है इसका नाम है प्लूरोम। तो प्लूरोम जो है ये सबसे अंदर की तरफ पाई जाने वाली लेयर है। इसके अंदर जो सेल्स या कोशिकाएं होती हैं वो सभी तलों में विभाजन करती हैं। इसका मतलब डिविजन्स इन ऑल प्लेन शो करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? अभी जो थिकनेस है या मोटाई है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, अब इस प्लूरोम का भविष्य क्या होता है? ये रंभ उत्तक का निर्माण करती है, यानी कि स्टीलर टिश्यू का निर्माण करती है। तो स्टीलर टिश्यू के अंदर क्या कुछ आता है? अभी जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, है ना, पेरिसाइकिल हो गया। तो ये सब किस में आते हैं? इस रंभ उत्तक या स्टीलर टिश्यू के अंदर आते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है? प्लूरोम से होता है। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा अभी सबसे बाहर की तरफ वाली परत आपको दिख रही होगी कैलिप्ट्रोजन। इसकी कोशिकाएं केवल एंटीक्लाइनल या अपनत्व विभाजन प्रदर्शित कर रही हैं। उसके बाद दूसरी परत जो है वो आपको दिख रही होगी डर्मेटोजन। डर्मेटोजन की जो कोशिकाएं हैं ये केवल अपनत्व विभाजन यानी कि एंटीक्लाइनल डिवीजन शो करती हैं। उसके बाद तीसरी परत आपको दिख रही होगी पेरिब्लैम। पेरिब्लैम की जो कोशिकाएं हैं वो अपनत और परिणत यानी कि एंटीक्लाइनल व पेरिक्लाइनल दोनों प्रकार के डिविजन्स या विभाजन जो हैं वो प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार से देख सकते हो आप। और सबसे अंदर की तरफ की जो लेयर है वो क्या कहलाती है? प्लूरोम कहलाती है। और प्लूरोम की जो सेल्स या कोशिकाएं होती हैं वो डिविजन्स इन ऑल प्लेन यानी कि सभी तलों में विभाजन करती हैं, जिससे कोशिकाओं का एक समूह या
मास बनता है। तो इस प्रकार से देख सकते हो मास यहाँ पे बना हुआ है। तो ये है भी हिस्टोजन लेयर्स या हिस्टोजन परतें इनको बोल देते हैं। अब एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करें तो यह जो वाद या थ्योरी है ये केवल कुछ अनावर्त बीजी यानी कुछ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं वो, और कुछ आवर्त बीजी यानी कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर ये लागू होती है या अप्लाई होती है। ठीक है, जो अधिकांश अनावर्त बीजी व आवर्त बीजी पौधे होते हैं यानी कि जो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये जो लेयर्स हैं या तो होती ही नहीं है ना, या तो इनका पूर्णतः अभाव होता है, ये लेयर्स एब्सेंट होती हैं, और यदि ये लेयर उपस्थित हों तो, है ना, यदि होती हैं, यदि प्रेजेंट हों या उपस्थित हों तो इनका जो फ्यूचर या भविष्य है वो निर्धारित नहीं होता है या डिटरमाइंड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये जो वाद या थ्योरी थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल या सफल नहीं हो सका। अब जो हैनस्टीन था इसने केवल एक प्लांट के अंदर इन लेयर्स को नोटिस किया था, इन परतों को देखा था और इस थ्योरी को प्रस्तुत किया था, और उस प्लांट का नाम क्या है अभी आपको ध्यान में रखना है, कैप्सेला। तो हैनस्टीन ने कैप्सेला में इन लेयर्स को नोटिस करके इस थ्योरी को प्रस्तुत किया था। उसके बाद तीसरी थ्योरी आती है कॉर्पर कैप्पे वाद या कॉर्पर कैप्पे थ्योरी भी बोल देते हैं। तो कॉर्पर कैप्पे वाद जो था ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था श्विप के द्वारा 1926 के अंदर 1926 में दिया गया था। ठीक है, ये जो थ्योरी है वो क्या कहती है, इस थ्योरी के अनुसार जो रूट के ऊपर यानी कि मूल के ऊपर जो शीर्षस्थ विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम होता है वो दो जोन्स के अंदर या दो क्षेत्रों के अंदर विभेदित होता है। ठीक है, एक क्षेत्र का नाम है कॉर्पर और दूसरे क्षेत्र का नाम है कैप्पे। तो अब सबसे पहले अगर अपने कॉर्पर की बात करें तो कॉर्पर में क्या होता है भी, इसमें जो सबसे पहला कोशिका विभाजन होगा या सबसे पहला जो सेल डिवीजन होगा वो कैसा होता है, अपनत होता है यानी कि एंटीक्लाइनल होता है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा विभाजन होगा वो कैसा होगा, परिणत यानी कि पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। फिर तीसरा विभाजन कैसा होगा, अपनत होगा यानी एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। फिर चौथा कैसा होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। इस प्रकार से उसके बाद परिणत अपनत विभाजन यानी कि पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिवीजन्स जो हैं वो अल्टरनेटिव रूप से होते रहते हैं, एकांतरित रूप से होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन पहला जो कोशिका विभाजन है या पहला जो सेल डिवीजन है वो यहाँ पे कैसा होता है, अपनत या एंटीक्लाइनल होता है। ठीक है और इस प्रकार के जो सेल डिवीजन्स हैं या कोशिका विभाजन हैं उनको उल्टे टी आकृति के विभाजन या इन्वर्टेड टी शेप्ड सेल डिवीजन्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक डायग्राम से समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा दो जोन्स हैं, ये बाहर वाला जो है ये कॉर्पर कहलाता है और अंदर वाला जो है ये कैप्पे कहलाएगा। जो कॉर्पर है उसके अंदर देख सकते हो पहला जो डिवीजन है वो कैसा हो रहा है, अपनत या एंटीक्लाइनल हो रहा है, और दूसरा विभाजन किस प्रकार से हो रहा है, परिणत हो रहा है यानी पेरिक्लाइनल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या बन रहा है, अभी टी बन रहा है, और लेकिन ये टी जो है ये किस प्रकार का है, उल्टा है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, उल्टे टी आकृति के सेल डिवीजन्स। ठीक है, या इसको क्या बोल देते हैं, इन्वर्टेड टी शेप्ड सेल डिवीजन्स या कोशिका विभाजन। उसके बाद तीसरा विभाजन देखो कैसे हो रहा है, अपनत हो रहा है यानी एंटीक्लाइनल हो रहा है। उसके बाद फिर चौथा विभाजन कैसा होगा, परिणत होगा, है ना, यानी पेरिक्लाइनल होगा। इस प्रकार से पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिवीजन्स जो हैं वो अल्टरनेटिव रूप से उसके बाद होते रहते हैं। ठीक है, तो ये है भी कॉर्पर। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है कैप्पे। कैप्पे में क्या होता है कि जो सबसे पहला कोशिका विभाजन होता है यानी कि फर्स्ट जो सेल डिवीजन होता है वो किस प्रकार का होता है, परिणत होता है यानी पेरिक्लाइनल होता है, और उसके बाद जो दूसरा सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन होगा वो कैसा होगा, एंटीक्लाइनल होगा या अपनत होगा। तीसरा जो कोशिका विभाजन है वो कैसा होगा, परिणत होगा यानी पेरिक्लाइनल होगा, और चौथा कैसा होगा, फिर से एंटीक्लाइनल या अपनत होगा। तो इस प्रकार से उसके बाद अपनत परिणत विभाजन यानी एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीजन्स जो हैं वो अल्टरनेटिव रूप से एकांतरित रूप से होते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कोशिका विभाजन हैं या सेल डिवीजन्स हैं इनको क्या बोला जाता है, टी शेप्ड डिवीजन्स या नॉर्मल टी शेप्ड डिवीजन्स भी बोल सकते हैं या टी आकृति के विभाजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपको जो कैप्पे वाला पार्ट है उसमें देखो सबसे पहला जो कोशिका विभाजन है वो किस प्रकार से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, पेरिक्लाइनल या परिणत विभाजन।
दूसरा विभाजन किस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है, इसको क्या बोल देते हैं, अपनत्व विभाजन या एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो इस प्रकार से क्या बन रहा है अभी, नॉर्मल टी बन रहा है, सामान्य जो है टी आकृति, टी शब्द जो है वो बन रहा है, वर्ड बन रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, नॉर्मल टी शेप्ड डिविजन्स या सामान्य टी आकृति के विभाजन। उसके बाद तीसरा विभाजन कैसा होगा, यहाँ पे पेरिक्लाइनल होगा, परिणत होगा, फिर चौथा कैसा होगा, एंटीक्लाइनल होगा, अपनत होगा। इस प्रकार से आगे विभाजन या कोशिका विभाजन या सेल डिविजन्स चलते रहते हैं। चलिए उसके बाद एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो उदाहरण की बात करें तो लगभग सभी जो अनावर्त बीजी व आवर्त बीजी पौधे होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये जोन्स या क्षेत्र जो हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए हम इस थ्योरी को या इस वाद को क्या मानते हैं, सर्वमान्यवाद मानते हैं, यानी कि यूनिवर्सल थ्योरी मानते हैं। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है या सबसे ज़्यादा इसको एक्सेप्ट किया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर प्लांट्स में। उसके बाद सबसे लास्ट जो वाद या थ्योरी है वो है क्विसेंट प्रकृतिवाद, या इसको बोल देते हैं क्विसेंट नेचर कंसेप्ट। ये थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ये जो वाद है वो क्लॉव्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी के अनुसार जो रूट एपेक्स होता है यानी कि जो मूल शिखाग्र होता है उसके अंदर दो जोन्स या दो क्षेत्र होते हैं। ये कौन कौन से जोन्स हैं, पहला है सेंट्रल जोन जिसको क्विसेंट जोन भी कहा जाता है, और दूसरा है पेरिफेरल जोन। सबसे पहले सेंट्रल जोन या क्विसेंट जोन की बात करें तो ये जो क्षेत्र या जोन है ये निष्क्रिय होता है या इनएक्टिव होता है। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर जो सेल्स या कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन नहीं कर रही होती हैं, यानी उनमें सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन नहीं हो रहा होता है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, निष्क्रिय क्षेत्र या इनएक्टिव जोन कहलाता है। दूसरा है पेरिफेरल जोन। पेरिफेरल जोन की बात करें तो ये जो क्षेत्र या जोन है ये कैसा होता है, सक्रिय होता है या एक्टिव होता है। एक्टिव होने का क्या मतलब है, इसके अंदर सेल्स या जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कर रही होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, सक्रिय क्षेत्र या एक्टिव जोन कहलाता है। अब इसको हम लोग एक डायग्राम से समझ लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी जो ग्रीन कलर का हमने शो किया है वो है सेंट्रल जोन। तो सेंट्रल जोन को मैंने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं, इसको क्विसेंट जोन भी कहा जाता है। और ये कैसा होता है अभी, इनएक्टिव या निष्क्रिय होता है। इसका मतलब इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं वो विभाजन नहीं कर रही होती हैं। दूसरा है पेरिफेरल जोन। पेरिफेरल जोन जो है ये वाला है, इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, एक्टिव होती हैं यानी कि सक्रिय होती हैं। इसका मतलब कोशिकाएं या सेल्स लगातार सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कर रही होती हैं। ठीक है, अब ये जो थ्योरी या वाद है ये भी हिस्टोकेमिकल टेस्ट व माइटोटिक इंडेक्स पर आधारित होता है या डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी कि इसमें भी हिस्टोकेमिकल टेस्ट किए जाते हैं, यानी टेस्ट का जो टिश्यू होता है उसका टेस्ट किया जाता है केमिकल्स के द्वारा, फिर उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है, फिर उसमें मेरिस्टेमेटिक व नॉन मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसका निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा रेट ऑफ माइटोसिस जो है यानी कि सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन की जो दर है उसके आधार पर फिर माइटोटिक इंडेक्स भी बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पे किया जाता है, अभी फ्रांस के अंदर किया जाता है। तो ये क्या है, अभी एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी है यानी कि एक विवादास्पद वाद है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रांस के अंदर जो प्लांट्स होते हैं या पौधे होते हैं उनमें तो ये जोन्स या ये जो क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन फ्रांस को अगर अपने छोड़ दें किसी दूसरी कंट्री के अंदर या किसी दूसरे देश के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर जो प्लांट्स या पौधे आपको देखने को मिलेंगे उनमें ये जो क्षेत्र या जोन्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, यानी कि इनका पूर्णतया अभाव होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या मानते हैं, एक विवादास्पद वाद यानी एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी मानते हैं, अर्थात न तो इसे एक्सेप्ट किया गया है और ना ही इसे रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये है अभी अपना आज का लेक्चर।